सदियों साल पुरानी कहानी है, जब बगदाद से करीब एक छोटे से गांव में मंजूर और परवेज नाम के दो याराना दोस्त रहा करते थे। मंजूर हमेशा गरीबों की मदद करने वाला, मसाकीन की खिदमत करने वाला और दूसरों की भलाई में यकीन रखने वाला इंसान था, जबकि उसका यार परवेज इन तमाम बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। एक दिन की बात है, परवेज ने अपने यार मंजूर से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐ मेरे यार, जितनी कमाई तू दूसरों की भलाई में लगा देता है, इसके सबब एक दिन तू बड़ा नुकसान उठाएगा। यह सुनकर मंजूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे यार, क्या तूने वो मशहूर कहावत नहीं सुनी कि कर भला तो हो भला? अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? याद रखना परवेज, जो तू दूसरों को देगा वही लौटकर तेरे पास आएगा। यह सुनकर परवेज ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये सारी बातें बस किताबों में ही हसीन लगती हैं। देख, आज भी मैं यही कहता हूं कि तेरी फसल पूरे गांव में सबसे उम्दा होती है, मगर तू उसे बेचकर आधे से ज्यादा कमाई यूं ही बर्बाद कर देता है। परवेज की बात सुनकर मंजूर मुस्कुरा दिया और फिर अपने घर चला गया। उसे यह मालूम न था कि परवेज अंदर ही अंदर उससे जलने लगा था। मंजूर के जाने के बाद परवेज गुस्से में बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, इसकी फसल सबसे उम्दा होती है और ऊपर से ये गांव में भलाई का ढोल पीटता फिरता है। अरे लोग इसे इतनी इज्जत देते हैं, जबकि मुझे कोई पूछता तक नहीं। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो ये मेरी बात सुनता नहीं, लेकिन ठीक है, अब मैं भी इसे बताता हूं कि मैं कौन हूं। परवेज भी कुछ देर के बाद अपने घर चला गया। परवेज का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर उसकी बीवी फातिमा बोली, क्या बात है जी, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे क्या बताऊं, ये जो कुछ भी है सब मेरे यार मंजूर की वजह से है। उसकी बीवी ने हैरान होते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं जी। अरे फातिमा, तू तो जानती है कि मंजूर की फसल पूरे गांव में सबसे उम्दा होती है और ये फसल बेचकर आधे से भी ज्यादा कमाई वो दिखावा करने के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है। गांव के लोग उसे जितना एहतराम करते हैं ना, उतना तो मेरा बिल्कुल भी नहीं करते। मैं अंदर ही अंदर जल जा रहा हूं। काश ऐसा हो जाता कि मंजूर की जरखेज जमीन उससे छिन जाती, तब इस दिखावेबाज की अकल ठिकाने आ जाती। उसकी बीवी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, इसके लिए तो आपको कोई तदबीर लगानी पड़ेगी। फिर उसकी बीवी उसे समझाते हुए कहने लगी, ऐ जी, तेरा यार जमींदार है और जमींदार के साथ रहकर भी तेरे अंदर कोई अकल नहीं आई। अब तू मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तू अपने यार मंजूर को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसा। यह सुनकर परवेज कहने लगा, क्या? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, मंजूर के पास इतनी जरखेज जमीन है, धन है, आखिर वो मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? उसकी बीवी ने कहा, अजी, तेरी बुद्धि तो बिल्कुल बैल बुद्धि है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर फातिमा परवेज के कानों में धीरे धीरे कुछ बताने लगी। अपनी बीवी की बात सुनकर परवेज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो अपनी बीवी की ओर देखते हुए बोला, सच में फातिमा, तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है, तूने क्या तदबीर बताई है, बीवी हो तो तेरी जैसी। अगले दिन परवेज जमींदार के पास गया और उससे कहने लगा, जमींदार साहब, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरा यार मंजूर। मंजूर की जमीन बहुत ही जरखेज है, आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? यह सुनकर जमींदार दांत पीसते हुए बोला, अरे भाई, कब्जा ऐसे थोड़े ही होता है, उसके लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ती है। पर मंजूर तो तेरा यार है, फिर तू क्यों चाहता है कि मैं उसके खेतों पर कब्जा कर लूं? परवेज मुंह बनाते हुए बोला, क्योंकि मुझे मंजूर का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो जमींदार जी, मेरे पास एक ऐसी तदबीर है जिससे आप मंजूर की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। यह सुनकर जमींदार की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं भी तो मंजूर की जमीन पर कब्जा करने के लिए दिन रात ख्वाब देखा करता हूं। लगता है अब जल्द ही मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है। चलो
अब तू जल्दी से मुझे अपनी तदबीर बताओ। परवेज अपनी तदबीर बताने लगा। सुनो जमींदार जी, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को मंजूर के घर भेज दीजिए, जिसे मंजूर बिल्कुल न जानता हो, न ही उसने उस नौकर को कभी देखा हो। वो बूढ़ा मंजूर के पास जाएगा और अपनी बेटी की शादी न होने का दुखड़ा रोएगा और फिर उससे धन मांगेगा। वो इतनी रकम मांगेगा कि मंजूर के बस के बाहर की बात होगी। जैसा कि मैं मंजूर का मिजाज जानता हूं, वो उस बूढ़े को मना नहीं कर पाएगा और मैं तो वहां पर मौजूद ही रहूंगा। मैं मंजूर को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार मंजूर ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी सूद पर सूद लगाते रहना। तदबीर सुनकर जमींदार बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, बहुत ही उम्दा। अरे मान गए परवेज, तू तो वाकई में परवेजी है। तेरी खोपड़ी का तो जवाब नहीं भाई। अपनी तारीफ सुनकर परवेज बहुत ही खुश हुआ और फिर बोला, मैं अब मंजूर के घर पर ही जा रहा हूं। आप किसी बूढ़े नौकर को वहां पर भेज देना। कुछ ही देर में परवेज मंजूर के घर चला गया और उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा आदमी मंजूर के घर पर आकर रोते हुए कहने लगा, बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूं। मैंने तेरी बहुत ही तारीफ सुनी है कि तू लोगों की भलाई के काम करता है। जो भी तेरे पास मदद मांगने के लिए आता है, तू उसे मायूस नहीं करता। बेटा, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तेरे पास आया हूं। मैं बहुत ही मुसीबत में हूं। मंजूर ने कहा, हाँ हाँ बाबा, बताइए आपको क्या मुसीबत है। वो बूढ़ा आदमी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगा, अरे बेटा, कल मेरी बिटिया की शादी है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया की शादी के लिए जितने भी गहने बनवाए थे, वो सब के सब चोरी हो गए। बेटा, मैं महाराज के पास भी मदद मांगने के लिए गया था, लेकिन महाराज हम जैसे छोटे लोगों की मदद कहां करते हैं। उन्होंने कोई मदद नहीं की। अब तो केवल एक ही रास्ता है, या तो तू मेरी सहायता कर दे या फिर मैं जाकर खुदकुशी कर लूं। यह सुनकर मंजूर ने कहा, बाबा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन आपको बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी। इतने सारे धन की इंतजाम मैं कैसे करूंगा। इतने में अपनी तदबीर के मुताबिक परवेज एकदम से बोल पड़ा, अरे मंजूर, तू फिक्र क्यों करता है। गांव के जमींदार जी मेरे बड़े ही यार हैं। तू एक काम कर, जमींदार जी से कर्ज ले ले। जब तेरी फसल कटे तो उनका कर्ज चुका देना। मंजूर को अपने यार परवेज की बात बिल्कुल मुनासिब लगी और उसने कहा, हां परवेज, तूने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहकर मंजूर उस बूढ़े आदमी से बोला, बाबा, आप यहीं पर रुकिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। इतना कहकर मंजूर परवेज के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। मंजूर को परवेज के साथ आए हुए देखकर जमींदार मन ही मन खुश हो रहा था और कहने लगा, आओ मंजूर, आज मेरे यहां पर कैसे आ गए। तब मंजूर ने सारी बात जमींदार को बता दी और कहा, जमींदार जी, मुझे आपसे कर्ज चाहिए। जमींदार बोला, मंजूर, मैं तुझे 1 महीने के लिए इतना धन दे तो सकता हूं, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरी रकम वापस चाहिए। मंजूर बोला, हाँ हाँ जमींदार जी, ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। थोड़े ही दिनों में मेरी फसल कटने वाली है, उसके बाद मैं आसानी से आपकी रकम वापस लौटा दूंगा। मंजूर की बात सुनकर जमींदार ने रुपयों की थैली मंजूर को पकड़ा दी। मंजूर ने खुश होते हुए घर जाकर उस बूढ़े आदमी को वो रुपयों की थैली दे दी। उस बूढ़े आदमी ने मंजूर का शुक्रिया अदा किया और फिर सीधा जमींदार की हवेली में चला गया। रुपयों की थैली उसने जमींदार को वापस देते हुए कहा, ये लीजिए जमींदार साहब, आपकी रकम घूम फिरकर आपके पास ही वापस आ गई। जमींदार मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, अरे परवेज ने तो बहुत ही परवेजी तदबीर बनाई है। मेरा तो दिल खुश हो गया। मेरी रकम भी मेरे पास वापस आ गई और मंजूर भी मेरा कर्जदार बन गया। और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। कुछ दिनों के बाद मंजूर अपनी फसल काटकर और शहर में उसे बेच आया। जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए वो सीधा जमींदार की हवेली पर पहुंच गया और रुपयों की थैली जमींदार को देते हुए बोला, ये लीजिए जमींदार साहब, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था
उतनी रकम मैं आपको वापस कर रहा हूं। जमींदार एकदम तुनक कर बोला, अरे भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू जो रकम मुझे वापस कर रहा है वो तो सिर्फ असल है। अरे भैया, मुझे तो सूद भी चाहिए। यह सुनकर मंजूर बुरी तरह से चौंक पड़ा और बोला, क्या? लेकिन जमींदार साहब, मेरे और आपके बीच तो सूद की कोई बात ही नहीं हुई थी। बस यही बात हुई थी कि आप मुझे पैसे देंगे और मैं 1 महीने के बाद आपको आपकी रकम वापस कर दूंगा। इसमें यह सूद कहां से आ गया? जमींदार झल्लाते हुए बोला, अरे तो क्या मैंने तुझे कर्ज देने का ठेका ले रखा था? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं बिना सूद के तुझे रकम दूंगा? ऐ भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो मेरी रकम सूद समेत वापस चाहिए। मंजूर ने जमींदार की बात सुनकर कहा, ठीक है, बताइए आपका कितना सूद बना? मैं आपको सूद भी लौटा दूंगा। जमींदार ने मंजूर को सूद की इतनी रकम बताई कि मंजूर को चक्कर आने लगे। वो कहने लगा, इतना भारी सूद? अरे ये तो सरासर जुल्म है जमींदार साहब। इतना भारी सूद तो मैं अपने खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। यह सुनकर जमींदार एकदम से बोला, मंजूर, कान खोलकर सुन ले। तेरा खेत अब तेरा नहीं, मेरा हो चुका है। जब तक तू मेरी रकम सूद समेत वापस नहीं लौटाएगा, तब तक तेरे खेतों पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म। अब निकल जा यहां से। यह सुनकर मंजूर गुस्से में आकर बोला, यह तो मेरे साथ सरासर धोखा है। तुम देख लेना जमींदार, मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। अगले दिन मंजूर राजा आदिल के महल में पहुंच गया और सारी वाकया राजा आदिल को बताते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, मेरी सहायता कीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राजा ने मंजूर की बात सुनकर कहा, मंजूर, तूने जो कुछ भी बताया है उसे सुनकर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं जमींदार और तेरे यार परवेज को भी महल में बुलवाऊंगा। उनसे भी पूरी बात समझूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला दूंगा। कुछ देर के बाद परवेज और जमींदार दोनों राजा के सामने खड़े थे। राजा ने जमींदार से पूछा, मंजूर ने मुझे बताया कि तूने अपनी मर्जी से भारी सूद लगाकर मंजूर का खेत हड़प लिया है। यह सुनकर जमींदार कहने लगा, हड़प लिया? अरे ये तो सरासर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है महाराज। ये मंजूर झूठ बोल रहा है। असल में सूद की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप परवेज से पूछ लीजिए, ये भी वहीं पर मौजूद था। परवेज तो मंजूर का यार है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। क्यों भैया परवेज, तू ही बताओ ना। तब राजा ने परवेज से पूछा, परवेज, क्या यह सच है? परवेज हाथ जोड़कर कहने लगा, जी महाराज, जमींदार बिल्कुल सच बोल रहा है। यह सुनकर मंजूर बुरी तरह से चौंक गया और परवेज से बोला, यह तू क्या कह रहा है परवेज? परवेज बोला, हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं मंजूर। भला मैं तेरे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं गांव में तेरी झूठी तारीफ सुनकर तंग आ चुका हूं। यह सुनकर राजा ने पूछा, तू क्या कहना चाहता है परवेज? परवेज बोला, महाराज, सीधी बात यह है कि मंजूर एक झूठा आदमी है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव वाले समझते हैं। लेकिन मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझें। यह बहुत चालाक आदमी है महाराज। इतना सुनते ही मंजूर चिल्लाकर बोला, यह सरासर झूठ बोल रहा है महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा ने गुस्से में मंजूर से पूछा, अच्छा तो तू ये बताओ कि क्या यह बात सच नहीं कि तू अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है? मंजूर बोला, जी महाराज, यह बात बिल्कुल सच है। तब राजा ने नाराज होते हुए कहा, तो क्या तू अपने आप को राजा समझता है? इस रियासत के राजा हम हैं। लोगों की मदद करना हमारा काम है। मैं तेरी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तू अपनी रकम इस तरह लुटाने की बजाय समझदारी से काम लेता तो आज तेरे पास इतना धन होता कि तू इस जमींदार के पैसे सूद समेत वापस लौटा देता। इतने में जमींदार भी बीच में बोल पड़ा, महाराज, मैं जानता हूं कि मंजूर के पास अब कुछ नहीं है, लेकिन मंजूर मेरे गांव का है। इसका बुरा हाल देखते हुए भी मुझे इस पर तरस आ रहा है। आखिर बेचारा है तो मेरे गांव का ही ना। एक काम हो सकता है महाराज,
मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर आप चाहें तो। राजा ने पूछा, तू क्या कहना चाहता है? जमींदार बोला, महाराज, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि मंजूर अब कभी भी मेरी रकम सूद समेत वापस नहीं लौटा सकता। ये तो आप देख ही चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद ये ऐलान कर दें कि आज से मंजूर का खेत मेरा हुआ और इसके बदले में एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा मैं मंजूर को देने को तैयार हूं, जिस पर खेती करके वो बेचारा अपना गुजारा कर सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूं महाराज। मंजूर ने चौंक कर पूछा, क्या? अरे जमींदार, कहीं तू उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहा जो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है? जमींदार बोला, हां, तूने सही पहचाना। वही खेत मैं तुझे देना चाहता हूं। अब इससे ज्यादा मैं और कर भी क्या सकता हूं भैया? खेत तो खेत ही होता है। राजा ने फैसला सुनाया। आज से मंजूर का खेत जमींदार का हुआ और जमींदार के खेत का टुकड़ा जो वो मंजूर को दे रहा है वो मंजूर का हुआ। बस अब तुम सब यहां से जा सकते हो। मंजूर बेचारा मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि जमींदार और परवेज अपनी तदबीर के पूरी हो जाने पर बहुत ही खुश थे। मंजूर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी बीवी आयेशा उसके आंसू देखकर कहने लगी, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। मंजूर बोला, नहीं आयेशा, नहीं, मुझे अभी भी यकीन है कि भलाई करने वाले का भला ही होता है। बीवी बोली, वो सब तो ठीक है, पर हमारा जरखेज खेत हमसे छिन गया। उस जमींदार ने हमसे हमारी उम्दा जमीन छीन ली और अपनी बंजर जमीन हमें थमा दी। अब हम क्या करेंगे? क्या हम उस पर खेती कर पाएंगे? मंजूर बोला, मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं, उसकी तो नीयत ही खराब थी, पर मुझे शिकायत है तो अपने यार परवेज से। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मेरा यार ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन मंजूर जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। वो अपना काम शुरू करने ही वाला था कि तभी मंजूर ने देखा बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में दो सिपाही छुपे हुए बैठे थे और वो आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मंजूर दबे पांव उनके पास पहुंच गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों सिपाही एक दूसरे से कह रहे थे, क्या तूने तदबीर ठीक से बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि राजमहल में हम पकड़े जाएं। दूसरा सिपाही बोला, अरे भाई, फिक्र ना करो, राजा आदिल का वजीर हमसे मिला हुआ है। रात के वक्त हमें महल का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा आदिल को मार के वापस चले जाएंगे। इतनी बातें करके वो दोनों सिपाही वहां से चले गए। उनके जाते ही मंजूर अपने आप से कहने लगा, अच्छा, तो महाराज की जान खतरे में है। और फिर मंजूर दौड़ता हुआ राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल के बाहर उसकी नजर राजा आदिल के बेटे राजकुमार अमीर पर पड़ी। मंजूर दौड़ता हुआ राजकुमार अमीर के पास पहुंचा और सारा वाकया उन्हें बता दिया। सारी बात सुनकर राजकुमार अमीर ने पूछा, क्या तू सच कह रहा है? मंजूर ने बताया, हां राजकुमार, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी थीं। राजकुमार बोला, ठीक है, तो फिर तू मेरे साथ राजमहल में चल। यह खबर तू खुद महाराज को सुनाना। इस पर मंजूर बोला, नहीं नहीं राजकुमार, आप ही इस बात की इत्तिला अपने वालिद को दे दें। राजकुमार ने कहा, अरे तू कैसे इंसान है, क्या तू इनाम नहीं पाना चाहता? मंजूर ने राजकुमार की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अपने बंजर खेत पर आकर फिर से मेहनत करने लगा। वो कड़ी धूप में हल चलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मंजूर को ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर कोई चीज गड़ी हुई है। मंजूर जल्दी जल्दी जमीन को खोदने लगा। कुछ ही देर में मंजूर ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा पुराना सा संदूक था। जैसे ही मंजूर ने उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। संदूक के अंदर सोना, चांदी, हीरे मोती थे। मंजूर उस संदूक को उठाकर अपने घर ले आया और उसने सारी वाकया अपनी बीवी को बताई। उसकी बीवी इतना सारा धन देखकर बहुत ही खुश हो गई और कहने लगी, आप तो बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जमीन तो जमींदार ने हड़प ली, लेकिन अब तो हम उस जैसी सैकड़ों जमीनें खरीद सकते हैं। मगर मंजूर ये नहीं जानता था कि उन दोनों की ये बातें
बाहर खड़ा हुआ परवेज भी सुन रहा था, क्योंकि उसका यार परवेज कई दिनों से मंजूर पर नजरें गड़ाए हुए था और वो हमेशा उसके घर की निगरानी करता रहता था ताकि वो मंजूर की हर हरकत पर नजर रख सके। परवेज ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी फटी रह गईं। वह सोचने लगा, अरे ये तो फिर से बहुत ज्यादा अमीर हो गया, मुझे ये बात जल्दी से जल्दी जमींदार को बतानी पड़ेगी। परवेज उसी वक्त भागता भागता जमींदार के पास पहुंचा और उसे सारी वाकया बताते हुए बोला, जमींदार, तूने बड़ी डींग हाँकने के लिए जो बंजर खेत मंजूर को राजा के सामने दिया था ना, अरे उस बंजर जमीन से एक बहुत ही बड़ा और पुराना संदूक निकला है जिसमें सोना चांदी भरा हुआ है। उस सारे सोने चांदी पर तेरा हक होना चाहिए। यह सुनकर जमींदार बोला, क्या बात करता है? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उस संदूक को मंजूर से वापस ले लूंगा। इसके बाद जमींदार और परवेज दोनों मंजूर के घर चले गए। वहां पहुंचकर जमींदार मंजूर से गुस्से में कहने लगा, मंजूर, मेरा संदूक मुझे वापस दे दे। वो सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक मेरी बंजर जमीन से निकला है। ला, वो संदूक मुझे वापस कर दे। लेकिन मंजूर ने कड़क कर जवाब दिया, बकवास बंद कर जमींदार, तूने वो जमीन महाराज के सामने खुद ही मेरे नाम करवा दी थी। अब उस जमीन पर तेरा कोई हक नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर सिर्फ मेरा ही हक है। जब जमींदार और परवेज को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया तो वे दोनों दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा आदिल से कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, आपने मंजूर की जो जरखेज जमीन मेरे नाम की थी, उस उपजाऊ जमीन में से एक बहुत ही पुराना संदूक निकला है जिसमें सोना चांदी भरा हुआ है, लेकिन मंजूर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। कृपया करके महाराज, मुझे मेरी जायदाद वापस दिलवा दीजिए। यह सुनकर राजा ने हुक्म दिया, सिपाहियों, मंजूर को लेकर दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में मंजूर वहां राजा के सामने खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, मंजूर, जमींदार बता रहा है कि तेरी जरखेज जमीन में से सोने और चांदी से भरा हुआ एक संदूक निकला है, जबकि वो जमीन अब जमींदार की है। मंजूर राजा से कहता है, महाराज, जमींदार झूठ बोल रहा है। संदूक जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और वो जमीन खुद आपने मेरे नाम की थी। तभी परवेज बोला, महाराज, ये मंजूर झूठ बोल रहा है। ये मेरा बचपन का यार है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। ये बहुत ही लालची है और अब जाकर मेरी समझ में आया कि ये लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि ये एक चोर भी है। उसी वक्त वहां पर राजकुमार अमीर आ पहुंचे, जो मंजूर को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़े और मंजूर की तरफ इशारा करते हुए अपने वालिद से कहने लगे, अब्बू जान, ये तो वही शख्स है जिसने आपकी जान बचाई है। राजा ने कहा, बेटा, तू क्या कहना चाहता है? जरा साफ साफ कहो। अब्बू जान, कल दूसरे रियासत के जासूस पकड़े गए हैं जो आपका कत्ल करने वाले थे और इसकी सूचना हमें इसी शख्स ने दी थी। इसने यह भी बताया था कि आस्तीन का सांप हमारा वजीर है जो आपको मारना चाहता था। इस सारी वाकया के बारे में मुझे इसी शख्स ने बताया था। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा भी था कि यह सूचना तू खुद महाराज को दे दे, वे तुझे इनाम भी देंगे, लेकिन इसने मना कर दिया था। यह सुनकर राजा हैरत से मंजूर की तरफ देखने लगे और बोले, मंजूर, जब तुझे इतनी जरूरी सूचना मिली थी तो तू मेरे पास क्यों नहीं आया? अगर तू मेरे पास आता तो तुझे इसके बदले में बहुत सारा इनाम भी मिलता। मंजूर ने कहा, महाराज, मेरे वालिद ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था। सच्चा इंसान वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी पाने की तमन्ना नहीं रखता। यह सुनकर राजा ने कहा, इस इंसान की सच्चाई अब मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने इसके साथ कितना जुल्म किया। राजा गुस्से में परवेज और जमींदार से बोला, तुम दोनों सीधी तरह से सच उगल दो, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन धड़ से अलग करवा दी जाएगी। जमींदार और परवेज बुरी तरह से घबरा गए और उन्होंने सारी हकीकत महाराज को बता दी। राजा आदिल गुस्से में उन दोनों की गर्दन उनके धड़ से अलग करने ही वाला था कि तभी मंजूर ने राजा से कहा, महाराज,
मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, अरे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया, फिर भी तुम इनकी जान बचा रहे हो। मंजूर बोला, मैं फिर से अपना वाक्य दोहराना चाहता हूं महाराज, कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा करना चाहा, मगर देखिए ना, खुदा ने मुझे क्या दे दिया। जमींदार के खेत में से मुझे गड़ा हुआ खजाना मिला और अब मैं उसके जैसे सैकड़ों खेत खरीद सकता हूं महाराज। और तो और जमींदार के खेत की वजह से ही मुझे आपके खिलाफ हो रहे जुल्म के बारे में भी पता चला। यह सुनकर राजा आदिल मुस्कुराने लगे और बोले, हाँ मंजूर, तूने बिल्कुल सही कहा, कर भला तो हो भला। लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इन्हें आजाद रखना ठीक नहीं होगा। आगे जाकर ये तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर करेंगे, नहीं तो ये दोनों किसी और को बर्बाद कर देंगे। फिर राजा आदिल ने उन दोनों को काल कोठरी में डलवा दिया और मंजूर को ढेर सारी अशर्फियां इनाम में दी। फिर मंजूर अपनी बीवी और बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची नेकी और ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। जो इंसान दूसरों का हक मारकर झूठ और फरेब से अपने लिए आराम चाहता है, वो कुछ वक्त के लिए तो कामयाब दिख सकता है, लेकिन आखिर में उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मंजूर ने सब्र, भरोसा और सच्चाई का रास्ता चुना, जबकि परवेज ने चालाकी, झूठ और लालच का, और यही फर्क उनके अंजाम में नजर आया। इस कहानी से हमें यह भी समझ आता है कि अल्लाह ताला हमेशा उसी के साथ होता है जो सच्चा, सब्र करने वाला और नेक नियत रखता है। दुनिया का माल, शोहरत और ताकत सब मिट जाने वाली चीजें हैं, लेकिन सच्चाई और नेकी हमेशा बाकी रहती है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, और हमारे YouTube चैनल AMS वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।